ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। हांगकांग में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। आप जानते हैं हांगकांग जहां पर कई इमारतों में आग लगी हुई है। इस हादसे में अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। हांगकांग की ये रिहायशी बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज टावर्स हैं और आग की चपेट में है। ताइपो में बहुमंजिला इमारतों में ये आग लगी हुई है। आग का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार आग का दायरा बढ़ता हुआ अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। आज सुबह तक ये आंकड़ा 44 का था, जो अब बढ़कर 55 पर पहुंच चुका है। ताइपो में बहुमंजिला इमारतों में आग, कई टावर्स हैं जो इस वक्त आग की चपेट में हैं। 55 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। 250 के आसपास लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 900 के करीब लोगों को सुरक्षित इन हाई राइज बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हांगकांग की। हांगकांग का ताइपो शहर और वही इस वक्त आग की जद में। हांगकांग की इमारतों में भीषण आग लगी हुई है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कल ये आग लगी थी और कल से ही कोशिशें जारी हैं आग पर काबू पाने की। अभी का अपडेट यह है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। हादसे में अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और 31 मंजिला हाई राइज अपार्टमेंट में तबाही मचा दी। 2000 फ्लैटों वाले इस टावर में अचानक उठी आग की लपटों ने देखते ही देखते कई इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से साफ दिखाई दे रहा है। वांग फुक कोर्ट नाम की हाई राइज अपार्टमेंट में दहशत फैल गई। 700 से ज्यादा फायर फाइटर्स को आग बुझाने के काम में लगाया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं, हाइड्रोलिक सीढ़ियों के जरिए आग पर पानी की बौछारें डाली जा रही है। सोशल मीडिया पर घटना के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें आग की लपटें और गहरा धुआं साफ दिखाई दे रहा है। इमारतों से 90% लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं हांगकांग प्रशासन ने प्रभावित लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हादसे के बाद टाइपो हाईवे के एक हिस्से को बंद करना पड़ा और कई बस रूटों को डाइवर्ट किया गया। आसपास के लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। हांगकांग प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। माना जा रहा है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। उधर अमेरिका के वर्जीनिया में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक हादसा हुआ है। यहां पर एक गैस टैंकर बेकाबू होकर सड़क किनारे मौजूद रेलिंग से टकराया और उसके बाद जोरदार धमाका, जिससे आसपास पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। सबसे हैरानी की बात तो यह रही कि इस हादसे में गैस टैंकर का ड्राइवर बाल बाल बच गया। जलते हुए गैस टैंकर से उसे बाहर निकलता देख लोग हैरत में पड़ गए। तो यह हादसा वर्जीनिया के बेहद व्यस्त माने जाने वाले एक्सप्रेसवे पर हुआ। तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच ये गैस टैंकर पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। अचानक से रफ्तार का कहर, ये टैंकर बेकाबू हुआ, सड़क किनारे जो रेलिंग लगी हुई थी उससे टकराया और इसके बाद तेज धमाके के साथ टैंकर आग की लपटों में घिर गया। इस हादसे में टैंकर जलकर खाक हो गया, लेकिन ड्राइवर जिंदा बच गया है, जिसे पुलिस ने लापरवाही से ड्राइविंग करने के मामले में गिरफ्तार भी कर लिया। उधर महाराष्ट्र के नासिक से खौफनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। 3 साल का बच्चा अपने घर की पहली मंजिल से नीचे गिर गया। इस हादसे में बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बच्चा नीचे जा रहे 2 बच्चों को देखने की कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश में ये बच्चा अपने ही घर की पहली मंजिल पर लगी रेलिंग पर झुकता है, बैलेंस बिगड़ता है और सीधे नीचे आकर गिरता है। यह हादसा गंगापुर रोड पर मौजूद सहदेव नगर इलाके में हुआ, जहां पर पहली मंजिल से गिरने की वजह से बच्चे के सिर में गंभीर चोट आई है। बच्चे का इलाज फिलहाल जारी है। उधर पश्चिम बंगाल के मालदा में अपराधियों ने एक राशन डीलर के घर को निशाना बनाया, कई राउंड फायरिंग कर दी है। यह विवाद राशन की डीलरशिप से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मालदा के
कलियाचक में पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक गोलीबारी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इससे पहले भी मंगलवार सुबह सुबह इंग्लिश बाजार पुलिस स्टेशन इलाके में एक व्यापारी की खून से लथपथ लाश मिली थी। आरोपी व्यापारी को किडनैप किया गया और फिर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसी रात यहां कलियाचक के जलालपुर इलाके में एक पापड़ बेचने वाले की गोली मारकर हत्या की गई। कई मर्डर्स के बाद इलाके में तनाव पसरा है। इसी को देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बल यहां तैनात कर दिए गए हैं। उधर छत्तीसगढ़ के बड़े नक्सलियों में से एक हिडमा के इनकाउंटर के बाद अब राजनांदगांव गढ़चिरौली के जंगलों में 3 राज्यों की पुलिस फोर्स जंगलों पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। दरअसल एमएमसी जोन कहे जाने वाले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सेंटर पॉइंट पर बड़ी संख्या में नक्सलियों के होने की सूचना मिली। 3 राज्यों की पुलिस फोर्स लगातार जंगलों पहाड़ों में उन्हीं की तलाश में जुटी है। लगातार 3 राज्यों की पुलिस फोर्स इन जंगलों को खंगाल रही है। इस ऑपरेशन को 3 राज्यों के उच्च अधिकारी लीड कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की सख्ती, लगातार एनकाउंटर में मारे जाने के बाद नक्सली अब या तो सरेंडर कर रहे हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा पर जंगलों में भागते फिर रहे हैं। केंद्र के कड़े रवैये के चलते नक्सलियों के कई बड़े नेता एनकाउंटर में अब तक मारे जा चुके हैं। उधर बिहार की राजधानी पटना में नई सरकार के गठन के बाद अब प्रशासन फुल एक्शन मोड में आ गया है, जिसके तहत प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। प्रशासन के इस कदम से भू माफिया के बीच अफरा तफरी मची हुई है। प्रशासन की टीम बुलडोजर और पुलिस बल के साथ अभियान में शामिल हुई, जिससे बुलडोजर की मदद से अवैध कब्जा कर बनाए गए निर्माण को गिराया। डीएम के आदेश पर कार्रवाई हुई है। इसके तहत उन लोगों से जुर्माना भी वसूला गया है जिन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण करा लिया था। कार्रवाई के दौरान 52,300 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। अजीमाबाद अंचल में अतिक्रमण अभियान के तहत गायघाट, डंका इमली से गायघाट, अशोक राजपथ से महावीर घाट तक अस्थायी अतिक्रमण पर यह कार्रवाई हुई। यहां पर कई पक्की दुकानें भी बना ली गई, जिन्हें बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया गया। उधर तेलंगाना के महबूब नगर में एक टैंकर और लॉरी के बीच जोरदार भिड़ंत हुई है। इस हादसे में टैंकर के ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत हो गई। यह हादसा नेशनल हाईवे 167 पर हुआ है। जानकारी के मुताबिक विपरीत दिशा से आ रहे दोनों वाहनों की रफ्तार काफी तेज थी। इसी वजह से आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद इथेनॉल से भरे टैंकर में आग लगी। टैंकर धू-धू कर जल उठा। लॉरी का ड्राइवर केबिन से कूद गया, लेकिन टैंकर का ड्राइवर अंदर फंस गया। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, पर तब तक ड्राइवर बुरी तरीके से जल चुका था। बाद में ड्राइवर की मौत हो गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। करोलबाग पुलिस ने एक गैर कानूनी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भंडाफोड़ कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी IMEI में छेड़छाड़ और मोबाइल असेंबलिंग से गलत काम को अंजाम दे रहे थे। उनके पास से 1800 से ज्यादा कीपैड वाला मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स बरामद हुए हैं। IMEI बदलने में इस्तेमाल होने वाला लैपटॉप और एक सॉफ्टवेयर भी आरोपियों के पास से मिला है। ये पुराने मोबाइल मदरबोर्ड खरीद कर नए बॉडी पार्ट से मोबाइल तैयार कर देते थे। इनके ठिकाने से हजारों मोबाइल बॉडी पार्ट्स, प्रिंटेड IMEI लेबल्स और स्कैनर्स बरामद हुए हैं। गैंग का पर्दाफाश से चीन से मंगाए गए पार्ट्स और स्थानीय बाजार में अवैध बिक्री का बड़ा खुलासा हुआ। ये जो रैकेट है वो करीब 2 साल से गुप्त रूप से चल रहा था। दिल्ली पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके और सहयोगियों का पता लगाने में अब जुटी है। गुजरात के राजकोट में कुत्ता पालने वाली महिला की दबंगई सामने आई है। इसके कुत्ते ने पड़ोसी महिला पर हमला कर दिया था और जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी महिला ने पीड़ित महिला को ही थप्पड़ जड़ दिए। वहीं कुत्ता पालने वाली इस दबंग महिला की करतूत अपार्टमेंट में लगे CCTV में कैद हुई।
ये मामला कोठारिया इलाके में मौजूद सुरभि पॉसिबल सोसाइटी का है, जिसमें साफ दिख रहा है कि महिला कॉरिडोर में आती है, तभी एक युवक पालतू कुत्ता लेकर सीढ़ी से ऊपर आता है। युवक ने कुत्ते का पट्टा छोड़ा, जिसके बाद पालतू कुत्ता महिला पर झपट पड़ा, जिस पर महिला ने नाराजगी दिखाई तो कुत्ता पालने वाली महिला ने उसे ही थप्पड़ जड़ दिया। जिस महिला को पहले कुत्ते ने काटा और उसे थप्पड़ भी मारा गया, उसका नाम किरणबेन है, जबकि जिस महिला ने उसे थप्पड़ मारा उसका नाम पारुल गोस्वामी। ये वीडियो सामने आने के बाद अब लोगों का गुस्सा पारुल गोस्वामी पर फूटता दिख रहा है। लोग आरोपी महिला पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच के कारोबारी हाजी नगीन के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। पिछले 24 घंटे से इनकम टैक्स की टीम हाजी नगीन के घर पर ही मौजूद है। लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। शक के आधार पर इनकम टैक्स की टीम ने हाजी नगीन और उसके बेटे मोइन खान को हिरासत में भी ले लिया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में इस छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। आरोप है हाजी नगीन ने बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की, जिसके तहत इनकम टैक्स विभाग की टीम कल से हाजी नगीन के घर पर है। उसके घर पर मौजूद दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। बहराइच में हाजी नगीन के करीब 6 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। छापेमारी की कार्रवाई के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और पीएससी को तैनात किया गया है। उधर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पुलिस और फुटबॉल फैंस के बीच हिंसक झड़प हो गई और ये झड़प तब शुरू हुई जब फ्लेमिंगो की टीम अपने क्लब की प्रमुख प्रतियोगिता की फाइनल यात्रा के लिए एयरपोर्ट पहुंची थी। बस के आसपास हजारों फैंस जमा थे, तभी कुछ लोगों ने बस में छत के रास्ते घुसने की कोशिश की। समर्थक पुलिस से भी भिड़ गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, रबर बुलेट्स चलाई। हालात बेकाबू होते चले गए। फैंस ने पुलिस पर हमला बोल दिया। वीडियो देखिए आप। शहर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस बल लोगों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागते नजर आए। वहां मौजूद भीड़ ने बैरियर तक तोड़ दिए। बाद में जब भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा, तब हालात काबू में आ सके। खबर इंडोनेशिया से है, जहां बाढ़ और बारिश की वजह से किस कदर कहर बरपा है, इसकी एक डरावनी तस्वीर सामने आई है। यहां नदी के तेज बहाव में एक पुल पहले टूटा और फिर तेज बहाव के साथ ये बह गया। इसकी तस्वीरें कैमरे में भी कैद हो गई हैं। साफ देख रहे हैं आप, नदी पर बना पुल पानी का तेज बहाव नहीं सह सका। ये पुल टूट गया, टूटकर बह गया। ये तस्वीरें जो हैं वो इंडोनेशिया के पडांग शहर की बताई जा रही हैं, जहां गुनवांग नागो प्रोजेक्ट ब्रिज नदी के बहाव की वजह से टूटा और पानी के तेज बहाव के साथ बह गया। इस पुल के टूटने की वजह से इंडोनेशिया के पाऊ और कराची इलाकों का संपर्क टूट गया है। कई गांव के लोग बीच में फंस गए हैं। पुल के टूटने की वजह से मौके पर चीख पुकार भी है। वहीं नदी रौद्र रूप में बहती दिखी, जिससे इलाके के लोग खौफजदा। उधर इंडोनेशिया में बाढ़ बारिश की एक और खौफनाक तस्वीर सामने आई है। यहां पर घर, गाड़ी, सब कुछ पानी की जद में दिख रहा है। इलाके पर पानी का कब्जा है। लोग घरों में कैद होकर अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद करते दिख रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं, कैसे पूरे इलाके में पानी पूरी रफ्तार से बह रहा है। घर के सामने खड़ी गाड़ियां हों या फिर घर का निचला हिस्सा हो, सब कुछ पानी की मार से बेजार। सड़कें पानी के बीच गुम दिखाई दी। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी। लगातार बारिश के बाद इंडोनेशिया की नदियां उफान पर रही। पानी अब रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है। पानी के प्रहार से हर तरफ तबाही है, बर्बादी का मंजर ही देखने को मिल रहा है।
और अब इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। पंजाब के फगवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर ये कि आम आदमी पार्टी के नेता के घर पर फायरिंग हो गई है। पंजाब के फगवाड़ा में आम आदमी पार्टी के नेता नाम दलजीत राजू दरवेश के घर पर फायरिंग हुई है। 2 बाइक सवार गैंगस्टर 25 राउंड फायरिंग उन्होंने की। फायरिंग के बाद 5 करोड़ रुपए फिरौती मांगने वाली एक चिट्ठी फेंकी। पंजाब में नशे के विरोध अभियान के कोऑर्डिनेटर हैं दलजीत राजू और इन्हीं दलजीत राजू के घर पर कई राउंड फायरिंग 25 राउंड फायरिंग बताया जा रहा है यहां पर किए बदमाशों ने। ये तस्वीर आपके सामने है। देखिए वहां पर जो सीसीटीवी लगा हुआ था उस पर तस्वीरें कैद हुई हैं। पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज बुलंद करते आए हैं। नशे के खिलाफ जो अभियान है उसके कोऑर्डिनेटर भी हैं दलजीत राजू दरवेश और उन्हीं के घर पर यह फायरिंग हुई है। पंजाब के फगवाड़ा में आम आदमी पार्टी के नेता के घर पर फायरिंग 25 राउंड फायरिंग की। 5 करोड़ की फिरौती वाली चिट्ठी फेंकी और फिर ये आरोपी फरार। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं। सचिन, अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग लगा है? कौन थे ये बदमाश, कौन थे ये आरोपी? जी देखिए, अभी पुलिस इस बात की जांच तो कर रही है ये लोग कौन थे फायरिंग करने वाले। सर, जिस तरीके से फायरिंग की गई है, बड़ी इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग जो है उनके घर के बाहर की गई है। दलजीत राजू जो है ये पहले कांग्रेस में होते थे, फिर आम आदमी पार्टी में आए हैं और ये इससे बड़ा प्रश्न जो है पंजाब में बैक टू बैक इंसिडेंट्स हो रहे हैं। अगर हम पिछले 2-2.5 महीने की भी बात करें तो लगातार इस तरीके के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, चाहे लड़कियों के लिए, चाहे जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं वो टारगेट कर रहे हैं। तो बड़ा ये एमिनेशन जो है अपोजिशन के हाथ में जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है आज की डेट में है, क्योंकि लगातार ये इंसिडेंट जो है रुक नहीं रहे हैं। बेशक पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कर रही है। आज भी फाजिल्का में जो है एक एनकाउंटर हुआ है, पर बैक टू बैक इंसिडेंट्स हो रहे हैं। वो ये बताता है कि कितने हौसले जो हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, टेररिस्ट हैं, उनके हौसले किस कदर बुलंद है। और ये जो आज का इंसिडेंट है हुआ है दलजीत राजू के घर पे जो है, ये बहुत जो है अपने आप में शॉकिंग है। जिस तरीके से विजुअल्स आए हैं और लगातार फायरिंग, हमने मोहाली में भी इस तरीके का इंसिडेंट देखा था अभी रिसेंटली, जब एक घर के बाहर मोहाली में जो है इसी तरीके से बिल्कुल सेम फैशन में फायरिंग हुई थी और वहां तकरीबन 35 राउंड जो है गोलियां चलाई गई थी। तो बड़ा प्रश्न जो है लॉ एंड ऑर्डर के जो है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कानून व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान है। किस तरीके से देखिए सरेआम ये 25 राउंड फायरिंग करके बदमाश फरार। जम्मू में पुलिस ने एक बड़ी वारदात को होने से पहले ही टाल दिया। दरअसल जम्मू पुलिस ने रियासी के रहने वाले मोहम्मद सज्जाद नाम के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। ये जम्मू में किसी बड़ी आतंकवादी वारदात को अंजाम देना चाहता था। पाकिस्तानी हैंडलर्स के ये संपर्क में था। सज्जाद के मोबाइल से पुलिस को कई पाकिस्तानी नंबर्स मिले हैं। आपको बता दें, रियासी का रहने वाला सज्जाद जम्मू में नीट की तैयारी कर रहा था। जम्मू पुलिस ने शहर को दहलाने की एक बड़ी साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। जम्मू पुलिस की माने तो जम्मू शहर के बठिंडी इलाके से मोहम्मद सज्जाद नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और वो यहाँ इसी इलाके बठिंडी में पिछले कुछ समय से रहकर नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। बता दूं, गिरफ्तार मोहम्मद सज्जाद जम्मू के रियासी जिले का रहने वाला है। दरअसल जम्मू पुलिस को एक खुफिया सूचना मिली थी कि बठिंडी इलाके में मोहम्मद सज्जाद नाम का एक युवक जो है वो पाकिस्तान में के संपर्क में है और लगातार उसके फ़ोन से पाकिस्तान कई बार बात की गई, जिसके बाद बीती रात पुलिस ने यहाँ पर एक नाका लगाया बठिंडी इलाके में और जैसे ही मोहम्मद सज्जाद उस नाके से गुजरने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। हालांकि इससे पहले उसने वहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। उस पर आर्म्स एक्ट, टेरर एक्ट के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। बता दूं, पुलिस ने अब तक ये बताया है कि उसके फ़ोन से कई पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं और इन पाकिस्तानी नंबरों से उसने पाकिस्तान के हैंडलर से बात भी की है। अब तक की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी जम्मू को दहलाने की साजिश में था और यहां पर किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही जम्मू पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी से जम्मू पर एक बड़े खतरे को
टाला गया है क्योंकि आरोपी जम्मू को दहलाने की फिराक में था। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय वास्तव, एबीपी न्यूज जम्मू। दिल्ली में 10 नवंबर को जो धमाके हुए वो साजिश पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने रची थी। इसके लिए जैश के प्रशिक्षित आतंकवादी ने सफेदपोश आतंकवादियों को विस्फोटक बनाने का बाकायदा प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी। इन्हें प्रशिक्षण देने के लिए जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हंजुल्ला को चुना गया था। जांच एजेंसियों ने इसकी पहचान कर ली है। हंजुल्ला इस मॉड्यूल के आरोपियों के संपर्क में था। जांच में यह भी पता चला दिल्ली धमाके करने के लिए आतंकवादियों को 10 करोड़ रुपए का लालच भी दिया गया था। इसके साथ ही जांच एजेंसियों को फतेहपुर तगा गांव में वो घर मिल गया है जहां आतंकवादी मुजम्मिल ने 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट छिपाया था। तो 10 नवंबर को दिल्ली में हुए बम धमाकों का सबसे बड़ा खुलासा आज हो रहा है और आज धमाके के 16 दिन बीत जाने के बाद एबीपी न्यूज उस आतंकवादी का चेहरा दुनिया के सामने लेकर आ रहा है जिसने इस धमाके की पूरी प्लानिंग की थी। पहले हम एक एक सिरा जोड़ते हुए कि कहानी आपको बता देते हैं और इस कहानी में पहला नाम आता है डॉक्टर आदिल का। अब जरा गौर से आप इसे समझिए। डॉक्टर आदिल और उसका भाई है मुजफ्फर। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने डॉक्टर आदिल के भाई मुजफ्फर से संपर्क किया। डॉक्टर आदिल के भाई मुजफ्फर को 10 करोड़ रुपए का लालच दिया गया। मुजफ्फर को अंसार गज़वतुल हिंद का प्रमुख बनाने का भरोसा आतंकवादियों ने दिया। अब मुजफ्फर के ग्रुप को हर साल 10 करोड़ रुपए देने का वादा भी इन आतंकवादियों ने किया। इस बीच में आपको सीधे लेकर चलती हूं। एसआईआर का मुद्दा देश की सियासत में गरमाया हुआ है। बीजेपी की तरफ से इसी मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सुनते हैं। सोशल मीडिया की टीम, उनकी एडवाइजरी कमेटी की टीम, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के जो जाने माने चेहरे हैं वो किस प्रकार से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री एवं भारतवर्ष को अपमानित करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। उसके लिए भले ही विदेशी ताकतों की मदद लेनी पड़े, भले ही विदेश में जाके भारत के विरोध में कहना पड़े और भले ही विदेश से अपने अकाउंट्स का संचालन करके भारत में नरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाए। आप सभी जानते हैं क्योंकि हम सब आज एक सोशल मीडिया के युग में रहते हैं, सबके अकाउंट्स हैं। एक्स में अकाउंट है, पहले जिसे हम ट्विटर कहते थे अब वो एक्स है। एक्स में एक न्यू फीचर आया कुछ दिनों पहले। उस फीचर के माध्यम से आप जान सकते हैं कि जो अकाउंट धारी है वह अकाउंट धारी किस देश का है, अर्थात उसका लोकेशन क्या है, पृथ्वी के भूभाग के किस खंड में वो रहता है, वह डिस्प्ले होगा। तो तुरंत जब ये ऑप्शन आया तो सभी के अकाउंट्स में स्वाभाविक रूप से ये डिस्प्ले होने लगा। मैं आपको उदाहरण दूंगा, मैं कुछ उदाहरण लेके आया हूं, मैं उदाहरण दूंगा। मैं सर्वप्रथम उदाहरण दूंगा हमारी पार्टी का ही। आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक्स का अकाउंट है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग अक्टूबर 2010 आप देख सकते हैं। अकाउंट बेस्ड इन, उस लोकेशन का नाम आप नीचे देखिएगा तो भारत मां का नाम आता है इंडिया। वेरीफाइड सिंस अप्रैल 2013, कनेक्टेड वाया इंडिया एप्पल स्टोर। तो हर कुछ भारतीय जनता पार्टी का इंडिया से हो रहा है। हमारे जो सोशल मीडिया के हेड हैं अमित मालवीय जी, उनका भी आप देख सकते हैं अकाउंट बेस्ड इन इंडिया और लास्ट में कनेक्टेड वाया इंडिया ऐप स्टोर। सब कुछ इंडिया से है। चूंकि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मैं खुद का भी अभी लेके आया हूं कि डेट ज्वाइंट अप्रैल 2013, अकाउंट बेस्ड इन इंडिया और कनेक्टेड वाया इंडिया ऐप स्टोर, वेरीफाइड सिंस फरवरी 2016। ये मेरा खुद का है। अब मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको। जो डॉक्यूमेंट्स मुझे आज दिए गए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स अपने आप में सनसनी पैदा करती है। आपको आज पहली बार कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेगा जो आप शायद विश्वास न कर पाए। मैं कुछ नाम पढ़ूंगा और कहां से उनके अकाउंट्स ओरिजिन करते हैं वह भी बताऊंगा। तो आपको लगेगा कि शायद
मैं ठीक नहीं बोल रहा हूं। मैं बता दूं, जब आप अकाउंट में जाएंगे तो कई लोगों ने ये जो प्रोविजन था लोकेशन का बाद में चेंज किया, क्योंकि ये ऑप्शनल भी आया कि आप इसे छुपा भी सकते हैं, आप इसे लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। तो कई लोगों को जब मालूम पड़ा कि उनके लोकेशन को विदेश में दिखाया गया है जो उस समय वास्तविकता थी, तो उन्होंने चेंज भी किया और कुछ लोगों ने उसे ऑप्शनल में डाल दिया, अर्थात हम दिखाना नहीं चाहते हैं हम कहां से ऑपरेट कर रहे हैं। आदरणीय पवन खेड़ा जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इत्यादि में मैं नहीं जाता, बट अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये डॉक्यूमेंट आज हमारे पार्टी के सर्वोच्च सोर्स से आया है। पवन खेड़ा जी यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है उनका अकाउंट। दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस, INC महाराष्ट्र, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। आप चिंता करिए, मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है, मगर जिस समय यह ऑप्शन शुरू हुआ, जिस समय यह विषय आया, उस समय अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड था। चोरी पकड़ी गई, अभी चेंज किया गया है। तीसरा अकाउंट जो मुझे दिया गया है वो हिमाचल कांग्रेस का है, @INC हिमाचल, कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप। अकाउंट बेस्ड इन इंडिया है मगर कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप है। ठीक उसी प्रकार प्रतीक सिन्हा है, इन्फ्लुएंसर है, इनका अकाउंट बेस्ड इन मलेशिया है। एक ऑल्ट न्यूज का मुझे दिया गया है, ऑल्ट न्यूज @कैपिटल ALT कैपिटल N स्मॉल EWS, अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, कनेक्टेड वाया वेब। अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये उस समय का स्क्रीनशॉट है जिस समय यह फीचर X ने दिखाया। ठीक उसी प्रकार द कैरावान @small THECARAVAN इंडिया, द कैरावान इंडिया, वो तो उनका एड्रेस है मगर अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, कनेक्टेड वाया वेब। अभी सुनने में आया है कि उन्होंने भी उसे चेंज करके इंडिया किया है। इसके साथ साथ अनेकों ऐसे अकाउंट है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। बड़े बड़े नाम हैं जो लेफ्ट कांग्रेस इन्फ्लुएंसर्स हैं। निधि सिंह राठौड़, ये सब निधि सिंह राठौड़ का आप देख सकते हैं अकाउंट बेस्ड इन वेस्ट एशिया। ठीक उसी प्रकार महफूजुर रहमान अकाउंट बेस्ड इन बांग्लादेश, अर्पित शर्मा अकाउंट बेस्ड इन यूरोप। इस प्रकार से अनेकों नाम हैं जो X यूज करता है, सोशल मीडिया की दुनिया में है, वो इन इन्फ्लुएंसर्स को पहचानता है और इनके अकाउंट्स पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है। कई जगह पाकिस्तान को छुपाने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है कि आप सटीक स्थान नहीं देके साउथ ईस्ट एशिया रीजन दे सकते हैं। तो कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ने साउथ ईस्ट एशिया दे दिया है जबकि उनका लोकेशन पाकिस्तान है। बांग्लादेश भी कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के लोकेशन है। तो आप सोच के देखिए किस प्रकार से राहुल गांधी केवल विदेश जाकर देश के खिलाफ नहीं कहते हैं, वो केवल जेन जी से मिलकर के देश के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, वो प्लानिंग के साथ, डिजाइन के साथ किस प्रकार से इस काम को विदेश में डेलीगेट किया हुआ है, किस प्रकार से डिवीजन ऑफ वर्क है कांग्रेस के अंदर कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, साउथ ईस्ट एशिया के अन्य हिस्सों से, वेस्ट एशिया से, यूरोप से, अमेरिका से बैठे उनके लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हमारे वोटर नहीं हैं, जिनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत में नरेटिव सेट करेंगे। अब मैं बहुत संक्षेप में भारत में कुछ ऐसे नरेटिव जो इन लोगों द्वारा राहुल गांधी के कहने पर, कांग्रेस इकोसिस्टम और लेफ्ट इकोसिस्टम के कहने पर सेट किया गया, वैसे 3 नरेटिव के उदाहरण दूंगा। सबसे पहला उदाहरण रहेगा वोट चोरी। यह जो वोट चोरी का नरेटिव सेट किया गया है हिंदुस्तान में, उसके विषय में डिटेल में जाऊंगा। दूसरा नरेटिव ऑपरेशन सिंदूर में जो मोदी जी को और भारत की आर्मी को एक तरह से सरेंडर्ड रूप में दिखाने की कोशिश की गई,
एक तरह से दुर्बल दिखाने की, वीक दिखाने की कोशिश की गई, उसके पीछे भी पाकिस्तानी हैंडल, बांग्लादेश के हैंडल, वेस्ट एशिया के हैंडल, यूनाइटेड स्टेट्स में बैठे कुछ कांग्रेसी और उनके शुभचिंतक, इस प्रकार का एक माहौल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बनाया गया। और तीसरा विषय संघ परिवार और व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के ऊपर हमला करने का जो नैरेटिव है, यह नैरेटिव भी विदेश से किस प्रकार संचालित हुआ। तो आइए पहले वोट चोरी की तरफ हम जाते हैं। किस प्रकार से मिसलीडिंग ट्वीट्स इत्यादि किए गए वोट चोरी को लेकर, मैं कुछ उदाहरण दूंगा। यह अर्पित शर्मा है, इनका अकाउंट यूरोप में है, आप देख सकते हैं। या इन्होंने ये वीडियो डाला है, वीडियो का स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया है। बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया टिल डेट इफ प्रूव्ड, द वोट चोरी फाइल्स। ये भारत में से नहीं बना है, ये यूरोप बेस्ड अकाउंट है और यूरोप से ये पूरी वीडियो, और वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को एक डिमीन करने का काम करती है, उसे नीचे दिखाने का काम करती है, यह किया गया है। दूसरा आप देखिए, डॉक्टर कालिका सिंगापुर बेस्ड है। कौन इस दृश्य को लाइव देखना चाहता है? आप देख सकते हैं, ये जो अरेस्टेड व्यक्ति है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको घसीट के लिया जा रहा है। और यह ट्वीट भारतवर्ष से नहीं हुआ है, यह व्यक्ति भारत का नहीं है, यह पूरा का पूरा सिस्टम सिंगापुर से चला है और सिंगापुर से यह ट्वीट किया गया है। आप चिंता करके देखिए, भारतवर्ष के इतने बड़े संवैधानिक संस्थान, और मैं आज के ही अखबार को पढ़ रहा था, ईसी साइट्स ग्लोबल ऑनर, सीईसी ज्ञानेश कुमार विल अज्यूम चेयरमैनशिप ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस IIDEA for the year 2026 in Stockholm. EC calls it a global recognition of the Commission's standing as one of the world's most credible and innovative poll management bodies. ये कल सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। कल 26 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर सुनवाई हो रही थी, तो ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा सबमिट किया गया था। ये मैं मनगढ़ंत पढ़ नहीं रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था और ये आज अखबारों में छपा है। जब भारतवर्ष की संस्थाओं को चेयरमैनशिप दिया जा रहा है, वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कहने पर इस प्रकार का षड्यंत्र विदेश में बैठकर लोग कर रहे हैं। दिया शर्मा पाकिस्तान से, दिया शर्मा कहती हैं, वोट चोरी एक्सप्लेन्ड इन 2 minutes ऑफ पर्स विद अ लॉट ऑफ मनोरंजन, रियल सिवियर गॉड कबीर, वॉट एवर इट इज। बट आप देख सकते हैं, आप ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। और किस प्रकार से ये भी एक वीडियो था जो 2 मिनट में मोदी जी के खिलाफ, भारत के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और भारतीयों के खिलाफ यह महिला बोल रही है, और पाकिस्तान बेस्ड अकाउंट है, पाकिस्तान बेस्ड अकाउंट। ठीक उसी प्रकार दीक्षा शर्मा, पाकिस्तान, नाम दीक्षा शर्मा नहीं होगा, कोई पाकिस्तानी ही होगा, मगर नाम बनाया गया है दीक्षा शर्मा। कौन बनाया होगा? ये लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम नहीं बनाया होगा। किस लिए बनाया होगा? हिंदुस्तान को अपमानित और बदनाम करने के लिए बनाया होगा। किसी भी कीमत पे हमें सत्तारूढ़ होना है, किसी भी कीमत पे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, चाहे उसके लिए देश को ही क्यों ना बेचना पड़े, देश को ही विदेश की भूमि से क्यों ही ना अपमानित किया जाए। दीक्षा शर्मा पाकिस्तान, आप देख सकते हैं, आप इसको पब्लिकली भी अपने अकाउंट में देख सकते हैं। इसमें किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन और मोदी जी के लिए बहुत भद्दी बातें लिखी गई हैं, यह सब भी आपके सामने है। ठीक उसी प्रकार भावना जोशी वेस्ट एशिया से जब बिहार में हार लगी दिखने, बीजेपी वोट चोरी पे उतर आई। इस बार बिहार वासियों ने उनके वोट का अधिकार छीनने वाले वोट चोरों को कुर्सी छोड़नी होगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये भावना जोशी, यह सिंगापुर वेस्ट एशिया बेस्ड है और हमारी देश से नहीं है, नाम भी भावना नहीं होगा, शी मस्ट नॉट बी एग्जिस्टिंग, इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। ये फेक अकाउंट बना करके दूसरे देश की भूमि से अपने देश में एक नरेटिव ड्राइव करने की कोशिश
ये वोट चोर गद्दी छोड़, यह नरेटिव आप अगर देखेंगे तो पूरी तरह से किस प्रकार दूसरी देशों से बनाया जा रहा था। निधि सिंह राठौड़ वेस्ट एशिया से, ये वेस्ट एशिया से निधि सिंह राठौड़ है, ये बहुत कुछ लिखती है। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी वोट चोर है, अवैध प्रधानमंत्री गद्दी छोड़ो, वोट थीफ प्राइम मिनिस्टर रिजाइन, वोट थीफ प्राइम मिनिस्टर रिजाइन। यह वेस्ट एशिया से आया हुआ है। यह देश का नाम भी स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है, केवल वेस्ट एशिया ये ऑप्शन में, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं उस जगह से कर रहे होंगे where they want to hide their identity, तो यह भी बाहर से बनाया गया है। वही निधि सिंह राठौड़ किस प्रकार एआई के माध्यम से एक वीडियो बनाती है जहां स्पीकर और प्रधानमंत्री को मल्ल युद्ध करते हुए दिखाया गया है, वोट चोरी का एक नरेटिव क्रिएट करने के लिए। आप चिंता करिए कांग्रेस की इकोसिस्टम कहां तक जा सकती है। और ऑपरेशन सिंदूर का नरेटिव, मैं वोट चोरी पर संक्षेप में बताऊंगा इसके बाद, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे टिप्पणी की है, मगर ऑपरेशन सिंदूर पे बोलने के पश्चात, ऑपरेशन सिंदूर में भी ये देश के बाहर रहने वाले लोग, वही भावना जोशी, सब्र रखिए, जो सजा बांग्लादेश की शेख हसीना को मिली है वही हाल भारत में वोट चोर फेक पसीना का भी होगा। सच को सदा जिंदा झूठे लोग नहीं दबा सकते। ये मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार से बनाया गया है। निधि सिंह राठौड़ वेस्ट एशिया, ये ऑपरेशन सिंदूर में ये चित्र देखिए किस प्रकार से चित्र देश को और देश के प्रधानमंत्री जी को अपमानित करना, देश के 140 करोड़ भारतवासियों को अपमान करने की ये चेष्टा। तो देश के खिलाफ, देश की सरकार के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस लेफ्ट पार्टियां विदेश में बैठे देश के दुश्मनों के जरिए नैरेटिव फैलाने का काम कर रहे हैं। इसी के सबूत बीजेपी लेकर सामने आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप सुन रहे थे डॉक्टर संबित पात्रा को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।